बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो वीडियो दूंगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, लेकिन दोनों आपस में मिली हुई हैं और बहुत ही ख़ास वीडियो हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए कनाडा की इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये वीडियो आपको जवाब दे देगी। जो मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये वो वाली है वीडियो है जिसमें आप मुझसे हमेशा कहते रहे कि हमें हमारे बारे में बताएं, तो आपको मैं आपके बारे में बताने लगा हूं। अब आपका काम यह है कि आप उसको खुद जहां मैं आपको भेज रहा हूं वहां जाएं और चेक करें अपने आप को। लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूं, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्या कैलकुलेशन होती है, कौन एलिजिबल होगा, फाइनल रिजल्ट कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो तो बादशाह हैं, वो तो जो मर्जी फैसला करें, कहीं के लिए भी अपने लिए वो कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो एलिजिबल नहीं ठहराएंगे, जो स्कोर में फेल हो जाएंगे, तो वो फेल नहीं होंगे, वो इस हिस्से में जो है उसको नहीं काउंट करेंगे, उनको पास कर सकते हैं आप अगली वीडियो में। तो वो लोग जो नाकाम हो गए इस प्रोग्राम में या इस वीडियो में, जो समझते हैं कि हम नहीं एलिजिबल हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, तो उनको मैं ले जाऊंगा फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले प्रोग्राम में। तो अब इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना ये होगा कि ये वीडियो तो आपने इत्तेफाक से खोल ली है, या आप सब्सक्राइबर हैं या आपके पास वीडियो आ गई है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपसे ज़ाया ना हो, ताकि आप पूरी चीज़ समझ जाएं, पूरी चीज़ या पूरा मैसेज आप तक कन्वे हो जाए। और उसके बाद भी हम इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये दो वीडियोस आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। तो चलिए हम चलते हैं canada.ca के ऊपर, क्योंकि मैंने हमेशा बात कही है, तकरीबन 3 साल से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और कि आप लोग जब भी इंफॉर्मेशन लें या जॉब के लिए कुछ करें या अपनी इमिग्रेशन के लिए कुछ करें, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ही इस्तेमाल करें। फेसबुक पर इमिग्रेशन नहीं हो रही है, लिंक्डइन पर इमिग्रेशन नहीं हो रही है, या जो आप ये चाय के खोखे पे जो सेटिंग बनाते हैं, पासपोर्ट लेके पहुंचते हैं, वहाँ इमिग्रेशन नहीं हो रही है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल सच के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए canada.ca के ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये सारा कुछ कैसे होता है। ऑल राइट, ये हम आगे हैं canada.ca के ऊपर, और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको कई 100 वीडियो में बताया है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं पॉइंट बेस के ऊपर, कि जो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म करती है, और जहाँ से हम देख पाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने पॉइंट दिलवा सकता है। उसके बाद फिर हम उसे प्लस करते हैं, देखते हैं कि एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तो क्या करना है, अगर नहीं बन रही तो क्या करना है। तो आज हम कह सकते हैं कि हम ये हिस्सा कवर करने लगे हैं कि जिसमें हम कहेंगे कि यार ये बन रही है तो क्या करें। याद रखिए, सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके एज फैक्टर को लेकर है, या कंपाइल कह लीजिए। उसमें यह है कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर है वो आपको, अगर आप विद स्पाउस हो तो आपको 100 पॉइंट दिलवा सकता है, और विदाउट स्पाउस आपको 110 पॉइंट। इसी तरह आपकी एजुकेशन जो है वो आपको मैक्सिमम 150 पॉइंट दिलवा सकती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको 160 पॉइंट तक दिलवा सकती है। इसी तरह जो आपकी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको 80 पॉइंट तक दिलवा सकता है। इसी तरह आपका जो स्पाउस है और कॉमन लॉ पार्टनर है, उसका जो फैक्टर है वो किस तरीके से आपकी एजुकेशन के साथ मिलके, आपकी लैंग्वेज के साथ मिलके, या आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ मिलके अपने पॉइंट में इजाफा करता है, वो भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ये तो आप देखते रहेंगे, यहाँ पर आके आप अपने लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इजाफा और कर लेता हूँ चलिए मैं, वो ये है कि एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो अगर आपके ब्रदर या सिस्टर लिविंग इन कनाडा हैं तो वो आपको 15 पॉइंट दिलवा सकते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स, जिसके बारे में मैंने अक्सर लोगों से बात की होगी, वो जानते हैं इस बात को कि मैं कहता हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज आपको आनी चाहिए या आप सीख लें, और अगर सर्टिफिकेट हो तो फिर तो बहुत ही प्यारी बात है, और वो आपको 30 पॉइंट दिलवा सकता है। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन कनाडा 30 पॉइंट, और अरेंज एम्प्लॉयमेंट, ये जो हम कहते हैं कि आप अरेंज यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपने लिए अरेंज कर लें, तो वो आपको दिलवाते हैं 200 पॉइंट। अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ जॉब मिलती ही नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से गुजारिश है कि फिर वो आप PN नॉमिनेशन में जाएं, यानी कि प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम में जाएं, जो आपको 600 पॉइंट दिलवाते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आपको मजीद कुछ करना ही नहीं है। ये मैंने क्यों कहा कि आपको मजीद कुछ करना नहीं है, क्योंकि विद स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर मैक्सिमम 460 पॉइंट
टू टोटल फॉर ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना, आपका काम हो जाता है। उसके बाद कहते हैं जो वो हैं विद स्पाउस आपको 500 पॉइंट करने होते हैं। तो बात ये है कि अगर आपको पीएन नॉमिनेशन आ जाए तो फिर आपका काम तो कंप्लीट हो गया ना, और अगर अरेंज एम्प्लॉयमेंट हो जाए तब भी आपका काम हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है जिसमें मैंने अक्सर देखा है जो लोगों से बहस हमारी हो रही होती है या लोग नहीं समझ पा रहे होते, वो किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में अपने आप को नॉर्मल अरेंज करवाते हैं अपने आप को कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं तबीयत मेरी ठीक है, खांसता भी नहीं हूँ। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हम लोग आपके खांसने को या आपकी बुखार चेक नहीं करते, बल्कि हम लोग यहाँ आ जाते हैं जहाँ पर कहते हैं कि अगर आप विदाउट स्पाउस हैं या विद स्पाउस हैं तो आपको आपका एज जो है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट कितनी पॉइंट दिलवा सकता है, हमारी नज़र यहाँ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिलो 17 है और आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता, बिकॉज आपके पास वो पॉइंट पहुँचा ही नहीं है। मतलब आप जवान नहीं है, टीन एज में है, लेकिन आप टीन एज के अंदर भी 18 साल की उम्र में नहीं आए। जैसे आप 18 साल के हो जाएंगे तो वो समझते हैं कि वो क्वालिफाई कर गया अपनी एज को, और आपको 90 पॉइंट मिलते हैं विद योर स्पाउस, और विदाउट स्पाउस तो 99 पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप 19 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपको 105 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और 30 साल की उम्र में 105 पॉइंट। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं अगर आप 20 से 29 साल की उम्र में अप्लाई करते हैं, 110 पॉइंट दिलवाते हैं। अब मुख्तसर करने के लिए मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं कि पॉइंट किस तरह घिरते हैं, और आप देखिए कि अगर आप 40 साल के हैं तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर आप 43 ईयर्स के हैं तो आपको 17 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 44 ईयर्स के हैं तो आपको 5 या 6 पॉइंट ही मिल रहे होते हैं, और अगर आप 45 साल के हो जाते हैं तो आपको पॉइंट मिलना बंद हो जाते हैं। यानी कि जहां से आपको 110 पॉइंट मिल सकते हैं वहां आपको मिलते हैं 0। और यही हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे बड़ी बात होती है जो हम कह रहे होते हैं कि यार आपने लेट कर दिया थोड़ा सा। अब मना नहीं किया उन्होंने आपको, लेकिन अब आपको कहीं और से पूरा करना है। अगली वीडियो में कवर करेंगे कि भाई अगर हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है और ये 0 यहाँ पर आ रहा है तो फिर उसे हम कहाँ से पूरा करें, ये बात भी हमारी होती है। लेकिन ये ऑफकोर्स ये एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ही इसका फैक्टर चलता है। ये आप देख रहे हैं लेवल ऑफ एजुकेशन आपको किस तरह पॉइंट दिलवाते हैं, आपके सामने है। यानी कि अगर मैं मुख्तसर करूँ बात को, तो अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं एज पर कैनेडियन कैलकुलेशन तो 135 पॉइंट, यानी कि ये बहुत होते हैं। और अगर आप पीएचडी हैं तो 150 पॉइंट, यानी कि समझ लीजिए अगर आप मास्टर्स हैं या आप पीएचडी हैं तो यूँ समझ लीजिए कि जॉब ऑफर आपके हाथ में, यानी कि आपकी जेब में रखी हुई। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि अगर आप मास्टर्स या डॉक्टर लेवल पे हैं, यानी कि पीएचडी हैं, तो आपकी जो जॉब ऑफर के बराबर आपके जो स्कोर है वो आपकी जेब में रखा हुआ है। ये इस किस्म की बात हो जाती है। उसके बाद फिर आपके जो लैंग्वेज टेस्ट हैं वो आपको किस तरह पॉइंट दिलवाएंगे, वो यहाँ पर जिक्र सारा लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको इस तमाम को यहाँ पर दिए हुए कैलकुलेटर के अंदर डालना है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट को अपने सामने रखना है, और वो जहमत जो आप हमसे करवाना चाहते हैं आपको करनी होगी। और इसके ऊपर बैठ कर आपको तमाम पॉइंट देखना होगा कि मुझे कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कहाँ पर कितना एक्सपीरियंस है, मैं विद कॉमन पार्टनर हूँ, विदाउट कॉमन पार्टनर हूँ, या मेरा एक्सपीरियंस कितने अरसे का है, मैंने कनाडा में काम किया कि नहीं किया, या मेरी बहन वहाँ रहती कि नहीं रहती, मेरी भाई वहाँ रहते कि नहीं रहते। ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ से लेनी होती हैं, और यहीं पर canada.ca के अंदर आकर आप अपने स्कोर को प्लस करेंगे तो यू विल गेट कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोसीड कीजिए, और अगर आप नहीं है एलिजिबल तो फिर आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बता पाऊंगा कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। एक प्रोग्राम नहीं बताऊंगा मैं, फिर आपको दूंगा 5 हल इंशाल्लाह, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ का एंड नहीं होता है। तो नंबर 1 मायूसी हराम है, नंबर 2 किसी चीज़ का एंड नहीं होता है, और नंबर 3 जो आप मुझसे सवाल करते हैं कि आपको अगर इतना कुछ पता होता तो आप जो है आप खुद कनाडा में बैठे होते, तो आपको इस टाइम नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, तो इस बातों को यहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए न्यूज़ ये है कि आप लोग जो है अपने लिए ये मेहनत कीजिए। आप जहाँ बैठे हुए हैं आप लोग अपने लिए मेहनत कीजिए। आप श्रीलंका से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप अपने लिए मेहनत कीजिए और अपना रास्ता बनाइए। भूल जाइए सबको, मुझे भूल जाइए, आपके दोस्तों को भूल जाइए, अपने रिश्तेदारों की बात छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात किया करें, और अपने बारे में बात किया करें, और अपने लिए सोचा करें, और अपने बारे में सोचा करें, और अपनी कैलकुलेशन बनाकर अगर आप एलिजिबल हैं फॉर एक्सप्रेस एंट्री
तो गो अहेड फॉर एक्सप्रेस एंट्री। अगर आप नहीं हैं देन आई विल इन्फॉर्म यू 5 न्यू प्रोग्राम्स और 5 सीक्रेट्स टू मूव कनाडा, जो कि मुश्किल नहीं है, लेकिन सीधे रास्ते से जाओगे, पैसे बचाने हैं, एजेंट से बचना है, खुद अप्लाई करना है, तो फिर मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी तभी काम होगा, वरना सब झूठे वादे होंगे। कोई आपको हाथ से पकड़ के अपने पैसों पर, अपने टिकट के ऊपर आपको कनाडा छोड़कर नहीं आएगा। यही सच है। तो लिहाजा अगर आपको सच के साथ रहना है, आपको अगर ईमानदारी से अपने लिए कुछ सोचना है, अपने लिए कीजिए, तो फिर आपको अगली वीडियो में वो खबर भी मिल जाएगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।